अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6, टीम लीडर। टीम लीडर का पहले भी पीछे से पढ़ के आए हैं कि टीम लीडर क्या होती है। ये बेसिकली वैसे मैं अब जो हाईलाइट किया वो बता देती हूँ और जो वैसे टीम लीडर क्या होती है वो बता देती हूँ। टीम लीडर यहाँ पर इन्फ्लुएंस ग्रुप एंड गोल, ये जो उनसे होता है ना वो ये असर रसूख रखती है ग्रुप के ऊपर और किसी के गोल के अपने गोल के ऊपर। इसका मतलब होता है असर रसूख का मतलब होता है जैसे हमारे घर वाले हैं या हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे फादर है, वो हमारे ऊपर कोई ना कोई असर रसूख रखते हैं, हम हमसे काम करवा सकते हैं जैसे भी करवाएं, तो यही टीम लीडर का काम है। इसमें ये देखें कि इसकी दो डेफिनेशन है। लीडरशिप द प्रोसेस विच इज इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस टू द ग्रुप मेंबर टुवर्ड द अटेन ऑफ द ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के। इसे कहते हैं कि लीडरशिप वो प्रोसेस है जिसमें वो इंडिविजुअली यानी हर एक के ऊपर इन्फ्लुएंस असर हो सकता है द ग्रुप मेंबर, जो ग्रुप मेंबर होते हैं ना, अब देखें बेशुमार ग्रुप मेंबर 10 ग्रुप मेंबर है, उसमें से हर एक के ऊपर जो है वो इंडिविजुअली इन्फ्लुएंस रखता है, असर रसूल रखता है, ताकि वो अपने ग्रुप के हसूल को अटेन कर सकते हैं, हसूल को जो उनसे ना ग्रुप को जो ग्रुप का मकसद है ना उसे हासिल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सकें। ये दो वर्ड है, और का मतलब होता है ये और एंड का मतलब होता है एंड, दोनों, ठीक है। इसके बाद फिर ये नीचे आ गया कि लीडरशिप इम्प्लाई द लीडर जो होता है वो मोटिवेट करता है अपने ग्रुप को और अपनी एनर्जी को स्पेंड करता है ताकि वो ग्रुप के जो है ना गोल को हासिल कर सके। इसका यही मतलब है, ये भी ये कर लें या वो कर लें, वही चीज़ है कि बेसिकली लीडर का मतलब यही है कि हमने जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जो है अचीव करना है और जो हमारे अंडर काम करे यानी मोटिवेट करना है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। उर्दू में याद करें, बस डिटेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं ये आ जाता था लीडर एंड मैनेजर्स में क्या फ़र्क है। ये ऊपर आप लोगों ने पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिए, लेकिन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट MCQ में से आता है वो ये है कि लीडरशिप, जो लीडर है ना वो हमें पाथ फाइंडिंग करता है, हमें रास्ता ढूंढ के देता है, और जो मैनेजमेंट होते हैं ना वो उस रास्ते को फॉलो करती है, फॉलोइंग करती है। अब इसमें कहते हैं मैनेजमेंट ये था इज़ अबाउट डूइंग थिंग राइट, पहले आ जाता है डूइंग, फिर थिंग्स आते हैं चीज़ें, फिर राइट। इसका ये कि जो मैनेजमेंट है चीज़ों को दुरुस्त करने के बारे में बताती है कि चीज़ों को दुरुस्त कैसे करना है, और लीडरशिप है ना ये बताती है द राइट थिंग्स की आदत सही के किस तरह हमने सही काम करने के बारे में बताती हैं और वो चीज़ों को दुरुस्त करने के बारे में बताती हैं। ये आप लोगों ने ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कर लेना MCQ के लिए। ये आपने बिल्कुल जस्ट रीड करना है कि प्लानिंग एंड बजटिंग के डिफरेंट लीडरशिप के लिए प्लानिंग एंड बजटिंग वेरियस स्टैब्लिश डायरेक्शन हमें देता है, फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग, वेरियस अलाइनिंग पीपल, कंट्रोलिंग प्रॉब्लम, वेरियस मोटिवेशन इंस्पायरेशन, ये लीडरशिप हमें देता है, ये आउटकम्स देता है। ये सारा आप लोगों को पढ़। इसके बाद आ जाता है जस्ट रीड, ये आपने करना है कि क्रिक पैट्रिक जो होते हैं ना लॉकी 1991 ने इसने डिस्टिंग्विश की थी लीडर्स के बारे में फ्रॉम नॉन लीडर से। इसने कहा था कि ये ड्राइव यानी कोई अचीवमेंट लेके आना, कोई किसी गोल को कंप्लीट करना, फिर लीडरशिप जो होता है उसके अंदर मोटिवेशन हो तो वो होनेस्टी हो, कोई इंटीग्रिटी हो, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, कॉग्निटिव एबिलिटी हो कोई इसके अंदर जो है ना बिजनेस के अबाउट नॉलेज हो। ऐसा किसने बोला था? लॉकी ने। और उसके बाद आ जाता है नीचे, फिर इसने जेरी विंगबर्न ने सुजेस्ट किया था मोई, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बोला है। अक्सर आ जाता है कि जेरी ने क्या सुजेस्ट किया था, तो उसने कौन सा मॉडल सुजेस्ट किया था? मोई। मोई का मतलब है मोटिवेशनल ऑर्गेनाइजेशन और आइडियाज़, यानी कि वो हमें मोटिवेट भी करेगा। जो कोई लीडर है वो ऐसा लीडर होना चाहिए जो अपनी लोगों को मोटिवेट करे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो कोई अच्छा काम करे और आइडियाज़ दे, नए नए आइडियाज़। तो ये जो है ना जेरी विंगबर्न ने सुजेस्ट किया था मोई, ये MCQ है, ये आपने देख लेना। लिख लेती हूँ मैं, वैसे यहाँ पे लिखा नहीं है, लिख देती हूँ अपन को MCQ, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये फिर हाँ इसके बाद इसमें ही जो है ना इसने बताया होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर हो, मैनेजरियल आइडेंटिटी हो, अचीवमेंट हो, इन्फ्लुएंस एंड टीम बिल्डिंग, यानी वो
सारी उसने लीडरशिप के बारे में बताया था कि अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने हमेशा याद करना है जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है वो कोई ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती है। देखिए उसने कहा कि पीपल आर मैनेज थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। से हम लोगों को ऑर्गेनाइज जो मैनेज करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो उनसे ना थ्रू मैनेज करते हैं। इसने कहा कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, वो बेस कर रहा होता है 4 चीज़ों पे। ठीक है, वो कौन सी 4 चीज़ें कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखना कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है या उसका स्ट्रक्चर होता है वो 4 चीज़ों पे जो उनसे होता है वो बेस कर रहा होता है। पहले होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन होता है किसी चीज़ की नुमाइंदगी करना। और उसके बाद अथॉरिटी होती है, हम किसी चीज़ की कोई चीज़ ऑथर होता है, अथॉरिटी होती है, जैसे कि मेरी कोई अथॉरिटी है, यानी ये मेरी कहते पर्सनल अथॉरिटी नहीं कहते, उर्दू में समझ नहीं आ रही, मलकियत इस तरह की ये। फिर इसके बाद आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर अपने सुपरविजन है, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने ये काम करवाना है। सुपरविजन का मतलब होता है पूरे के पूरे काम को जो से ना नज़रसानी करनी, उसकी सुपरविजन करना, उसके अंदर काम करना, ये सारी इसके अंदर जो आ जाती है ये। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास, आप लोगों ने ना ये देखें प्रोजेक्ट ये आप लोग एक दफ़ा ना ये चीज़ों को देख लिया करें, ये जो डायग्राम होती है ये देखिए यहाँ भी देख लें आप कि प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फिर हम उससे डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फिर हमारा सेक्रेटरी होता है, उसके बाद हमने सिस्टम इंजीनियर, इंडिपेंडेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, ये जो उससे अपने प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ों को देखना होता है वो सारी इसमें आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में। ये करना तो नहीं, लेकिन वैसे एक दफ़ा नज़र ज़रूर दोहरा लिया करें जो चीज़ होती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें भी वही है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो पीछे पढ़ के आए वही चीज़ सेम रूल, यही इसमें हमने गोल को अचीव करना होता है। ठीक है, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, ये हम उसे डिज़ाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसमें हमने ओवरऑल अरेंजमेंट होती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल अरेंजमेंट होती है कि हमने किस तरह उसे अरेंज करना है और कौन से रूल्स उसके अंदर होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर कोई प्रोसेस होता है या रिलेशनशिप होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देख रहे नीचे भी देख लेंगे, द डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मीन अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल गोल। इसका यही मतलब होता है कि इसने अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, कम्प्लीमेशन होता है मुकम्मल करना या अचीव करना। तो इसका यही होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, तो हमें स्ट्रक्चर बनाना है और उसके अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल को अचीव करना होता है। इसके बाद है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या होता है। इसने कहा द प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन इज लार्जली डिपेंड ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर। ये आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से एक दफ़ा आपने करना है कि स्ट्रक्चर के ये जो स्ट्रक्चर है वो लार्जली होते हैं, बड़े बड़े जो होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, वो डिपेंड कर रहे होते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी विद इन द प्रोजेक्ट बिंग डेवलप। जब हमने प्रोजेक्ट को डिवेल्प करना है, जहाँ हम अपने प्रोजेक्ट को डिवेल्प करते हैं, उस कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल डिपेंड कर रहे होते हैं उसके ऊपर, लार्जली डिपेंड होते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इस चीज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद आता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट हमसे है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो से वो ब्लेंड होती हैं, यानी एक दूसरे के अंदर इकट्ठी होती है, ब्लेंड होती है। फंक्शनल एंड प्रोजेक्टाइज करेक्टरिस्टिक्स, ये आप कह लें रट्टा लगा लें, जैसे आपने करना ये कर ले, लेकिन ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ब्लेंड होती है फंक्शनल के लिए और प्रोजेक्टाइज करेक्टरिस्टिक के अंदर जो से ये दोनों ब्लेंड होती हैं। और उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस। अगर आपको आ जाते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं, तो सिर्फ आपने नाम लिख देने, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मोर एक्सपर्टीज़, इसके अंदर ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एम्फेसिस मैनेजिंग, ये जो से ना वो प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से जो से वो मैनेजिंग करते हैं। और डिसएडवांटेजेस में आते हैं, इसमें कहते हैं फीवर मैनेजमेंट मेजर, यानी इनकी जो मेजरमेंट होती है ये बहुत कम होती है, मतलब सही तरीके से ये जो सा होता है ना कारकर्दगी इनकी जो मेजरमेंट की वो ठीक नहीं होती। और जो इसके अंदर जो उनसे लॉयल्टी जो होती है ना, जो स्टाफ होता है वो लॉयल नहीं होता, यानी हर कोई जो सा होता है ना वो कह लें कि ठगबाजी होता है, कि ठगी लगाने बैठा होता है, कि ये मतलब सीरियस नहीं होता अपने काम या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसके बाद आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये 2 स्ट्रक्चर नीचे आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने बहुत ध्यान से डिफरेंस देखना है। अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है। मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट आउट विद फंक्शनल स्ट्रक्चर। बहुत सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट आउट करती हैं। ये होता है स्मॉल वेरिएशन, ये स्मॉल किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ये हम इसे कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं।
अब इसके नीचे डेफिनेशन है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल होगी, जियोग्राफिकली सेंट्रलाइज होगी। ये है सेंट्रलाइज, नीचे आप डिफरेंस देखेंगे वो कोई और होगा। यहाँ पे आपने देखा जो फंक्शनल है ना वो जियोग्राफिकली सेंट्रलाइज होगी, ये आपको एमसीक्यू के लिए आते हैं। एंड प्रोवाइड फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज, और ये हमें कुछ गुड और सर्विसेज देती है। और जो नीचे आप लोग देखें प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसमें इसने कहा कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, डिविजनल स्ट्रक्चर, और ये ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटिवली लार्ज होती है। वो स्मॉल थी, ये लार्ज है। वो जियोग्राफिकली सेंट्रलाइज थी, ये जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है। और प्रोडक्ट की सर्विसेज जो सी थी वहाँ फ्यू है, यहाँ रेंज है। ये आपने डिफरेंस रखना याद। इसके बाद जो है स्ट्रक्चर की डायमेंशन क्या है, ठीक है, इसकी डायमेंशन है सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, फॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, रूटीनाइजेशन होती है, स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। इसके बाद है कॉन्टेक्चुअल डायमेंशन, कल्चर होना चाहिए इसमें, इन्वायरमेंट होता है, गोल, साइज एंड टेक्नोलॉजी। ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपने पॉइंट्स माइंड में रखने हैं और इसे याद कर लें बेशक। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इज एन ग्राफिकली डिस्प्ले ऑफ द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये जो आपकी रिलेशनशिप की रिपोर्टिंग होती है, प्रोजेक्ट की रिलेशन की रिपोर्टिंग होती है, उसे ग्राफिकली डिस्प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो होता है। प्रोजेक्ट पर्सनल क्या होता है, ये होता है कि स्टाफ को मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट जो होती है ये प्लान करती है कि हमने कैसे और कब ह्यूमन रिसोर्सेज को बयान करती है रिसोर्सेज को, व्हेन एंड हाउ, कैसे ह्यूमन रिसोर्सेज जो होती है कब और कैसे होंगे। और इसी तरह ये प्रोजेक्ट की बताती है कि कैसे वो आएंगे और कैसे वो टेक ऑफ मतलब जाना और ब्रॉट इन आना, ये कैसे जो उनसे ना टीम में आएंगे और जाएंगे, ये इसका है। और लेक्चर हो गया है इधर ख़त्म। अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई भी समझ ना आ रही हो, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में जो सा ना वो बताना है। और सेकेंडली अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और फिर मैं लास्ट टाइम आपको ये कहूँगी कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये बहुत लेंथी बुक है, इसको मतलब करना जो है ना पॉइंट बिल्कुल याद करें। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल भी नहीं, जैसे बुक पर सेंट्रलाइज इस तरह की गुजर के गई हैं, इन्हें याद करें। लेकिन जो पीछे मैं पढ़ा के आई हूँ प्रोजेक्ट के, यानी जिसके वर्ड से पता चलता है कि इसमें क्या चीज़ है, तो वो आप लोग उर्दू में याद कर लें, वहाँ जाके अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके क्लियर होना चाहिए। बुक लेंथी है और इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगा था, जो मैंने अपने किया था, तो मैंने वो आप लोगों को हाईलाइट कर दिया। तो नेक्स्ट फिर मैं आप लोगों के साथ वीडियो लेकर आती हूँ। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को।